गुड मॉर्निंग सोनम और देविका और बिस्मिल्लाह। गुड मॉर्निंग बेटा सबको। स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स गो। बच्चा पाची मजामा, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है डॉक्टर आइजा कपिया प्रोफेसर, और आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसमें हम कोलिजन और क्या पढ़ेंगे? कोलिजन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बेटा? कोलिजन पढ़ेंगे और एक्सप्लोजन्स पढ़ेंगे। बड़ा मजा आने वाला है। रेडी हो सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। कोलिजन और एक्सप्लोजन्स, मजा आने वाला है। रेडी हो? चलो स्टार्ट करेंगे। चलो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से चालू करते हैं। डेरिवेशन समझते हैं पहले क्या होता है। हमको पता है, सिंपल सी बात है। सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी। फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल। तो अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो होता है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, एंड दैट इज द बेसिक ऑफ एंटायर चैप्टर जो आगे चलने वाला है। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो लेट अस से कि कोई पार्टिकल है, रेस्ट पर है, ये ब्लास्ट हो गया दो हिस्सों में। m1 इधर चला गया v1 से, m2 इधर चला गया v2 से। तो नेट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो। फाइनल क्या होगा? माइनस m1v1, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्लस m2v2। ये भी बराबर जीरो ही होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m2v2। m1v1 बराबर m2v2। ये टू पार्टिकल एक्सप्लोजन का गेम हो जाता है। ठीक है, लेट अस से कोलिजन हो रहा है। m1 चल रहा है u1 से, m2 चल रहा है u2 से। टक्कर हो गई, एक्सप्लोजन, टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। m1 की स्पीड हो गई v1, m2 की स्पीड हो गई v2। तो भी मोमेंटम बैलेंस होना चाहिए। m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। वही इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो एक्सप्लोजन हो या कोलिजन हो, दोनों किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। ये कब लगते हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तो जो कोलिजन होता है उसमें क्या हो जाता है बेटा? नेट में मोमेंटम जो पहले कोलिजन के था, बाद भी कोलिजन के सेम मोमेंटम रहता है। इसलिए चाहे एक्सप्लोजन हो चाहे कोलिजन हो, दोनों किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो वैल्यूज क्या आ जाती है? सेम आ जाती है। सबको क्लियर है? बिल्कुल बेसिक। गुड मॉर्निंग सबको, उठ जाओ। तो चालू करेंगे टू पार्टिकल एक्सप्लोजन से। अभी हमने पढ़ा, एक पार्टिकल था रेस्ट पे, बूम चिकी भाम 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 बम बूम पड़ रहा, फूट गया। m1 गया इधर v1 से, और वहीं पर m2 गया इधर v2 से। सिंपल सी बात है, m1 v1 से गया, m2 v2 से गया, दोनों पार्ट फूट गए m1। तो फाइनल मोमेंटम हमने पढ़ा क्या होना चाहिए? m1 v1 बराबर होना चाहिए m2 v2। बेसिक। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। इसको हमने बराबर p बोल दिया, हमने बोल दिया ये बराबर p होगा। ठीक है, p मोमेंट एक साइड का मोमेंटम है। ठीक है, बराबर p बोल दिया। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन हाफ m1 v1 स्क्वायर, या एक और फॉर्मूला क्या होता है? p स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर, या p स्क्वायर तो सेम है दोनों का, बाय 2m2। काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर हम निकालें, अब इसमें देखो क्या होगा, वेलोसिटी तो अलग है, मोमेंटम सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? मास का उल्टा। पहली चीज ये निकाली हमने। दूसरा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालते हो
हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, या फिर P से निकालना आसान है क्योंकि P दोनों में सेम है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन क्या हो जाती है, P स्क्वायर बाय 2m1 प्लस P स्क्वायर बाय 2m2। सॉल्व करें, P स्क्वायर बाय 2 कॉमन, m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल निकल के आ जाता है P स्क्वायर बाय 2 म्यू। म्यू होता है रिड्यूस मास, म्यू की वैल्यू क्या होती है, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। सिंपल। सिर्फ एक लिखने का तरीका, इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसके ऊपर इस क्वेश्चन में बात होती है। ठीक है, इजी है, एकदम आसान आसान कंसेप्ट है कि जब भी एक्सप्लोजन होगा, जब भी एक्सप्लोजन फूटेगा, दोनों साइड की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी पर मोमेंटम सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन अगर पूछा है तो आपको पी स्क्वायर बाय 2 म्यू देना होता है। म्यू की वैल्यू क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पी स्क्वायर बाय 2 m1 m2 ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2। सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं बेटा ये। काइनेटिक एनर्जी मास से इन्वर्स होता है, क्यों, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी। ठीक है, इजी इजी कंसेप्ट है, डायरेक्ट डायरेक्ट कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। टू पार्टिकल एक्सप्लोजन फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट पे था, इंपॉर्टेंट है। अगर चल रहा होता तो फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके लिए, मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ 200 ग्राम एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 1 kg की गन है। 1 किलो की गन है, बुलेट गई 200 ग्राम की, मतलब 0.2 kg की। इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में जो रखा है, वेलोसिटी कितने से गन रिबाउंड होगी। m1v1 बराबर m2v2, डायरेक्ट सॉल्विंग 30 सेकेंड, बताइए क्या होगा आंसर। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। इजी है भाई, इतना आसान है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, मोमेंटम जीरो है, हम हाफ मोमेंटम को पी बोल रहे हैं, टोटल मोमेंटम नहीं बोला हमने। जो एक साइड का मोमेंटम है ना, m1v1 m2v2 बराबर है, उसको हमने पी बोला। टोटल मोमेंटम जीरो ही होगा। पी हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है सिर्फ mv को लिखने के लिए। ठीक है, क्लियर है। पी जो है वो क्या है, एक साइड का मोमेंटम है। पी जो है क्या है, इट इज मोमेंटम ऑफ वन साइड, ऑफ वन साइड। टोटल मोमेंटम तो जीरो ही है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक साइड का मोमेंटम ही है, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग हमारी इजी हो गए, फॉर्मूला रिमेम्बरेंस इजी हो जाए। देखो, हमेशा याद रखना, जितना पैटर्न के आप क्वेश्चंस करोगे उतना एग्जाम में रिकॉलिंग इजी हो जाएगी। देखो, तो 1 इंटू वी इस 0.2 इंटू 5, मोमेंटम बराबर होना चाहिए। 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगा, तो कितने से पीछे आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड से। दैट इज योर आंसर। सिंपल सवाल था। गुड। अगला सवाल। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा हार्ड है, ध्यान से देखना। अ मैन ऑफ 50 kg मास स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस एट हाइट ऑफ 10 मीटर। तो ग्रेविटेशन फ्री स्पेस है, ग्रेविटी जी कुछ नहीं लग रहा है, 10 मीटर पर आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे आदमी है। ठीक है, अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल है ये। ही थ्रोज अ स्टोन एट द 0.5 kg का नीचे स्टोन फेंक दिया, स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये 0.5 kg है, इसको नीचे फेंक दिया इसने कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, व्हेन द स्टोन रिचेस द फ्लोर डिस्टेंस, मैन का मास कितना है, 50 kg है। जब व्हेन द स्टोन रिचेस द फ्लोर, डिस्टेंस ऑफ मैन अबाउट द फ्लोर विल बी। अब बट ऑब्वियसली ये नीचे फेंकेगा तो ये खुद भी ऊपर चला जाएगा। आपको ये नया डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगेगा। देखो, पहले तो इसने 5 से फेंका, तो आप या तो वेलोसिटी निकाल लो ऊपर इसकी कितनी आ जाएगी। कैसे निकालोगे, 50 इंटू वी 0.5 इंटू 2, तो v आ जाएगा 1/50। आपने मोमेंटम बैलेंस करके इसकी स्पीड निकाल लिया। चलो, अब बताओ, ये 2 मीटर से 10 मीटर का, 2 मीटर की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड,
10 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना ऊपर चला जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 1/50 इंटू टाइम कितना है? 5, 1/10 मतलब 0.1 मीटर ऊपर चला गया बंदा। टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? ये 10 है, 0.1 चला गया, टोटल हाइट कितनी हो गई? 10.1 मीटर। दैट इज योर आंसर। सिंपल सवाल था, थोड़ा दिमाग और लगा, इसके बिना भी सॉल्व करा जा सकता है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मूवमेंट कैसे बैलेंस करते हैं। आप मूवमेंट बैलेंस से भी कर सकते हो सवाल को बिना वेलोसिटीज के। कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से। सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो अगर ये इधर इतना आया my, ऊपर my दोनों बराबर होने चाहिए। तो लेट अस से यहाँ कितना मास है? 0.5 अगर चला 10 मीटर, ऊपर भी 50 चलना चाहिए, y बराबर होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो, 50 इंटू वाई इज 0.5 इंटू 10, तो 5y आ जाएगा 1/5/50 1/10 0.1 मीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा जमीन से? 10 और 0.1 10.1 मीटर। तो भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो तरीके करने के। सेकंड वाला बहुत डायरेक्ट सवाल हो जाएगा मोमेंट बैलेंसिंग से, इसमें आपको कुछ मोमेंटम लगाना नहीं पड़ेगा। काफी बढ़िया सवाल था, 2010 में आया था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। समझ में आया बच्चों? बताओ क्लियर है? अगर आगे तो वो लिख दो। ये वाला तरीका ज्यादा आसान लगता है मेरे को, मोमेंट बैलेंस से फट से आंसर निकल आया। अगेन इट्स जस्ट अबाउट एग्जाम में उस टाइम पे क्या क्लिक करता है। सही तरीका गलत तरीका नहीं होता, एग्जाम में क्या क्लिक करता है वो मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्लिक कर सकता है, यू कैन नो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन पूछा है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ लिया है। स्टेशनरी बॉडी रेस्ट वाला एक्सप्लोड कर रहा है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर था। स्टेशनरी मतलब क्या है? रेस्ट पर है। रेस्ट से क्या कर रहा है? एक्सप्लोड कर रहा है। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है, रेस्ट से एक्सप्लोड करे। हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक्सप्लोजन का क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? p²/2μ टोटल। देखो कौन सा आंसर आपको बैठ रहा है इसके अंदर से? डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए आंसर। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होते फटाफट से आंसर भी आ जाता है। वेरी गुड। राशि, कविता, तनुश्री ने फटाफट से आंसर दिया, सुनैना ने फटाफट से आंसर दिया, वेरी गुड, शाबाश। तो इतना टफ नहीं होती चीजें, इजी चीजें होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है थर्ड, वेरी गुड। यूसुफ ने, नीलिमा ने, अनस ने, साहिद ने, सब ने करेक्ट आंसर दे दिया है। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन से फटाफट से आंसर आ जाता है। अंशुर, देविका, नेहा, साहिद सब ने करेक्ट आंसर दिया है। ओम वेरी गुड। तो बड़े इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस हो जाती है, टफ नहीं पड़ता बिल्कुल भी। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, शाबाश। अब एक्सप्लोजन मिड मोशन है, यहां पे बड़ा पार्टिकल है एम, उसकी ऑलरेडी स्पीड है वी, अब वो फूटता है। तो m1 की स्पीड हो गई एक v1, और दूसरा टुकड़ा m2 की स्पीड हो गई v2। अगेन मोमेंटम बैलेंस, अब पहले वाला कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, मोमेंटम बैलेंस होगा, करेक्ट है, mv बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सॉरी, mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। एनर्जी क्यों लिख दी मैंने? मोमेंटम बैलेंस इसमें भी होगा, सिंपल एक ही कंसेप्ट है, मोमेंटम बैलेंस होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? जैसे कि प्रोजेक्टाइल या कोई ऐसा मोशन हो रहा है, ये बड़ा टुकड़ा प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ऊपर आया फूट गया, नॉर्मली ये ऐसे जाता, यहां एक्सप्लोजन हो गया, m1 और m2 एक अलग चला गया, एक अलग चला गया, सेंटर ऑफ मास अभी भी सेम चलता है। तो जो फाइनल है ना m1 और m2, सेंटर ऑफ मास इन दोनों का अभी भी सेम उसी पॉइंट पर आकर गिरेगा। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता बेटा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इंटरनल फोर्स था। तो ये नॉर्मली ऐसे आके गिरता,
अगर एक्सप्लोजन हो गया तो दोनों अलग अलग चले जाएंगे, पर सेंटर ऑफ मास अभी भी वैसा ही जाने वाला है, सेंटर ऑफ मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि आप चाहो तो इससे मोमेंट बैलेंस भी कर सकते हो कि अगर ये यहां पर फाइनल आया, इधर चला ये x2, इधर चला x1, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो m1x1 बराबर m2x2। एंड इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, इजी सी चीजें होती है। ठीक है, चलो लेट अस से इसकी वेलोसिटी थी ऊपर u, इसकी हो गई v1, इसकी हो गई v2, तो भी ये वैलिड रहेगा। mu या mv, इसको u बोल लो, या तो इनिशियल है ना, u बोल लो। mu बराबर m1v1 प्लस m2v2 लगा सकते हैं। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं। अच्छा, हमको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का पता है, u एट टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एंगल थीटा पे लॉन्च करा है तो u का कॉस थीटा बचता है, बस ये हमको ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल से पता है। तो बहुत बार ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, इन तीन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सवाल, 1 kg is thrown up with velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, it explode into two parts. One part of mass 400 grams come down to the velocity 25. Calculate velocity of other part. फिर वही सवाल है, 1 किलो है, इसको फेंक दिया अप विद वेलोसिटी ऑफ 400, ऊपर फेंका है, हवा में है, स्पीड अब 5 सेकेंड के बाद स्पीड निकालनी है मेरे को। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, 100 माइनस 100 है यू, g क्या है 10, t है 5, टाइम 5 दे दिया, तो 100 माइनस 50, 50 बचेगी। तो अब देखें यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो 1 किलो है इसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, ये फूट गया, बहुत गंदा फूटा। स्पीड एक की 400 हो गई, एक 400 ग्राम का है, एक टुकड़ा 400 ग्राम या 0.4 kg, इसकी स्पीड नीचे की तरफ आ गई 25। दूसरा टुकड़ा कितने का होगा, 0.6 kg का होगा, उसकी स्पीड ऊपर भी बतानी है। अगर मोमेंटम बैलेंस कर लें, mv स्टार्टिंग में कितना था 1 इंटू 50 बराबर 0.6 इंटू वी माइनस 0.4 इंटू 25। माइनस क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ वेलोसिटी है, इसने बोला है कम्स डाउन। चलिए 30 सेकेंड, सिंपल सॉल्विंग है। अब तो बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। लाइक दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, कंसेप्ट समझ में आ गया, सवाल खत्म हो जाता है एक बार में। ठीक है, G10 रखा बेटा, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। खत्म सवाल, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए आंसर। 50 बराबर 0.6 वी, 0.5 इंटू 25 1 हो जाएगा, है ना, या 100 होता है ना, पॉइंट तो 10 बचेगा। 25 फोर 100 होता है, एक पॉइंट तो एक जीरो हट किधर आ जाएगा 60 बराबर 0.6 इंटू वी, पॉइंट हटा जीरो आया, वी आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, 6 से कटेगा 600, अपवर्ड। हाँ गुड, पढ़ रहे हो, अच्छी बात। A particle projected velocity u makes an angle theta with the horizontal. Now it is breaks into two part at the highest point. Top part पे टूट गया, एक की एक वन रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब जो फाइनली ऊपर था, स्पीड क्या होती है u cos थीटा, 200 में टूट गया। आइडेंटिकल पार्टिकल, दोनों का मास m और m है, इसका मास 2m मान लो। ठीक है, ये एक ऐसा रिट्रेस कर गया, तो इसकी स्पीड हो गई इधर की तरफ u cos थीटा, इसकी स्पीड निकालनी है v कितनी होगी,
बैलेंस कर लो 2m का u cos थीटा इनिशियल मोमेंटम बराबर इस m का v प्लस ये m का माइनस u cos थीटा, उल्टा चला गया, इस तरफ के ऐड हो जाएगा 3mu cos थीटा इस mv, mm कट गया, v बराबर आ जाएगा 3u cos थीटा। मतलब ऑल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर एक बार, बस एक बार करना आना चाहिए, एक बार आ गए फिर ये क्वेश्चन सब सिंपल सिंपल सलट जाते हैं। बोलो बच्चे बाटे, क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चंस। चलो, 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन फ्रॉम रेस्ट। अब 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन क्या होगा? जैसे ये मास m है, बड़ा m मास, बम चिकी बम 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 पुम फूट गया, कुछ m1 गया, लेट अस से इसकी स्पीड है कुछ v1, m2 की स्पीड है v2, m3 की स्पीड है v3। तो जो अपना नेट में टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर, ये भी 0 ही होना चाहिए। सिंपल कंसेप्ट होता है, ठीक है। तीनों का जो नेट वेक्टर सम होना चाहिए वो 0 ही होना चाहिए, x में भी y में भी। तो अगर कंपोनेंट कर लूंगा मैं x y z में, तो नेट में p फाइनल मोमेंटम शुड बी 0 इन बोथ x एंड y डायरेक्शन। सिंपल सा गेम है, फाइनल मोमेंटम नेट में 0 ही होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल 0 था तो फाइनल भी 0 होगा। इसमें एक स्पेशल केस फंसता है, वो फंसता है जब पार्टिकल है, इसका मास m ऊपर गया स्पीड u से, एक और m ये हॉरिजॉन्टल गया स्पीड u से, तो जो n टाइम्स ऑफ f मास है, m और m है और एक nm है, पार्टिकल एक्सप्लोड इन m और n टाइम्स ऑफ m, ये इधर चला गया स्पीड v से। क्योंकि सिमेट्री है तो ये 45 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है, mu। अगर कुछ अलग होता, सिमेट्री नहीं होती तो कुछ और एंगल आ जाता, अभी एकदम सिमेट्री तो 45 डिग्री आया। चलो बैलेंस करो, इधर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन निकालें। इधर मोमेंटम है nmv, इसका nmv का cos 45, तो nmv बाय √2। इधर मोमेंटम कितना आ रहा है? mu, नेट में 0 होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा mu बराबर nm इंटू वी, mm कटेगा बाय √2, v की वैल्यू आ जाएगी u √2 बाय n। सेकेंड इसमें पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन बताइए, तो हाफ mu स्क्वायर इसकी एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, और इसकी एनर्जी हाफ nm v स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ nm v स्क्वायर की अगर रख दो, u स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 बाय n स्क्वायर, ठीक है। हाफ mu स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर हो जाएगा mu स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा, m u स्क्वायर बाय n, mu स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 बाय n, तो n प्लस 1 बाय n। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन 3 पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट। सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, तो या तो ये पूछ लेते या तो ये पूछ ले, दो ही फेमस क्वेश्चन है 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन में, या तो आपसे स्पीड पूछ लेते हैं थर्ड पार्टिकल की। याद रखना इसमें हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से लिखी होगी, क्या कि पार्टिकल एक्सप्लोड इनटू मास का रेशो 1:1:n, इस टाइप से, हमेशा इस टाइप से लिखा रहेगा, ठीक है। 1:1:2, 1:1:3, ठीक है। और इक्वल मासेस
गो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। दिस आर लाइक, ये एग्जैक्ट यही लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी इस सवाल में। अगेन स्पेशल केस है 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन का, जिसके ऊपर सवाल आते हैं। वेलोसिटी क्या होगी जो थर्ड पार्टिकल होगा उसकी, जिसका मास n टाइम्स है u√2/n, और काइनेटिक एनर्जी पूरी कितनी हो जाएगी mu² n+1/n। तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, यही 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन से जनरली आते हैं 3 पार्टिकल में, ये 2 पे पूरा गेम होगा, ठीक है। तो 2 चीजें, v बराबर u√2/n और काइनेटिक एनर्जी n+n/n mu²। दैट इज ऑल, इन 2 पे ही सवाल बनते हैं और कोई क्वेश्चन इसमें आता नहीं है जनरली। देखो 2022 में रिसेंट ईयर का सवाल है, mass at rest initially explode into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1। जब मैं बोल दूं 1:1:1/2, 1:1:1/2 बोल लो इस रेशियो को, n की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ, ठीक है। If fragment having equal mass fly along mutually perpendicular direction, इक्वल मास के m और m चले गए u से, तो ये जो nm है इधर गया v से, v की वैल्यू क्या आती है u√2/n, तो u√2/1/2 2√2u। काइनेटिक एनर्जी n+1 1/2 1/2 + 1/1/2, कितना mu², ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 3/2/1/2, 2 कट जाएगा 3 mu²। दोनों में से एक सवाल पूछा जाएगा। स्पीड ऑफ द थर्ड लाइटर फ्रेगमेंट, आंसर आ जाएगा 2√2v। तो आज देखो सवाल वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सब कुछ फिक्स, उसी टाइप का सवाल फंसता है हमेशा। फिर वही सवाल है, इस पर क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्टिकल पूछ लिया है। क्या हो गया, 3 पार्ट्स हैविंग मास 1 1 3, n क्या आ गया 3, v क्या आ जाता है √2 × u/n, u दे दिया 30। चलो 30 सेकेंड्स बताइए। लाइक स्टैंडर्ड फिक्स क्वेश्चन आते हैं, दे आर फिक्स क्वेश्चन हमेशा जो फंस रहे हैं, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन। √2 × u कितना है 30/n कितना है 3, 10√2। तो यू विल सी फिक्स क्वेश्चंस जो घुमा फिरा के आ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज बता दी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है v का, काइनेटिक एनर्जी का n+1/n mu², ठीक है। चलो, a body of 4m at rest explodes into 3 pieces, 2 of piece of mass m, तो 2 m के हैं, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2m, 1:1:2 रेशो आ गया, n हो गया है 2। बताइए, सिंपल सवाल। आपको भी अब ये तो सिंपल लग रहा होगा भैया, क्या सर ये तो हो जाएगा सर, नॉट दैट डिफिकल्ट सर। तो लगता है टफ, होता नहीं है टफ, फटाफट फटाफट ये सब सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी, सोचो फटाफट से, n क्या है 2, 2 + 1 3/2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन आ गई। लाइक वेरी क्विक आंसर, फटाफट से आंसर बन जाते हैं सवालों का, ठीक है। क्लियर है। थ्री बाई टू mu²। लाइक इजी क्वेश्चंस, या तो स्पीड पूछ लेंगे या काइनेटिक एनर्जी, दो ही चीज पूछते। फौजिया क्या समझ नहीं आया बेटा बता।
बताओ बताओ बताओ। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर्स होते हैं इन सवालों के, इनमें बहुत दिमाग लगाना नहीं होता है हार्ड। ठीक है, क्लियर हो गया तक इजी सी चीजें थी। चलो अब चालू होगा कोलिजन। इतने थे एक्सप्लोजन में, इतने ही केसेस आते हैं। ठीक है, बन जाएंगे। एक्सप्लोजन सबको क्लियर हो गया, इजी था? बताओ यस या नो। इजी था एक्सप्लोजन। अब चालू करेंगे कोलिजन, प्रॉपर कोलिजन चालू करेंगे। एक्सप्लोजन बहुत सिंपल पार्ट था, ठीक है, फटाफट से जाता है। अब चालू करेंगे कोलिजन कैसे करना है। इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं होता, आसान आसान होता है। चलो गुड। पहले थोड़ी सी थियरी आएगी, कोलिजन के टाइम पे होता क्या है समझते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी m1 स्पीड से आ रहा है u1 से, ये टकराता है m2 जिसकी स्पीड u2 है, बम चिकी बम बम कोलिजन होता है। अब कोलिजन में एक्चुअली क्या होता है ना, देखना ध्यान से, ये डिफॉर्मेशन होता है। m1 और m2 क्या है, डिफॉर्म हो जाते हैं भयंकर। इनकी स्पीड हो जाती है vc, सेंटर ऑफ मास की स्पीड पे चलने लगते हैं, इसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन। और उसके बाद क्या होता है, रिफॉर्मेशन होता है। कभी कभी ये पूरा हो जाता है, कभी कभी ये पूरा नहीं हो पाता है। m2 इस m1 की स्पीड v1, m2 की स्पीड v2। आपको मैं लाइव दिखाता हूँ एग्जांपल स्लो मोशन में, देखो कैसे कोलिजन होता है, कि इसे भुक्का आके पढ़ना है। देखो आज देखो, किसी को पंच मारोगे कोलिजन है, देखो ऐसा होता है, आपने देखा होगा मूवीज में स्लो मोशन में ऐसा। नॉर्मल समझ में आया? तो जब कोलिजन होता है तब क्या होता है, जब एकदम कोलिजन हो रहा है तब चीजें ये हो गया, डिफॉर्म हो गया, जो पूरा डिफॉर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा, रिफॉर्म होगा। तो कोलिजन में क्या होता है, डिफॉर्म फिर रिफॉर्म, नॉर्मल। तो जब डिफॉर्म होता है उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे रिफॉर्म हो जाती है चीजें। तो हमेशा कोलिजन के दो दो कंपोनेंट होते हैं। पहला हिस्सा होता है डिफॉर्मेशन, पहले क्या होता है डिफॉर्मेशन या डिफॉर्म, उसके बाद रिस्टोर होता है रिफॉर्मेशन। देयर, तो हमेशा कोलिजन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो कोलिजन में हमेशा क्या होता है, पहले होता है डिफॉर्मेशन, फिर होता है रिफॉर्मेशन। क्लियर है बच्चे, बताओ। हमेशा 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 पहले कोई भी चीज डिफॉर्म होती है, फिर रिफॉर्म होती है। हमेशा कोलिजन इसी तरीके से प्रोसीड करेगा, डिफॉर्मेशन फिर रिफॉर्मेशन। क्लियर है? हमेशा आप करके देखो, कोई भी चीज को जब भी कोलिजन होगा ना, दो बॉल भी कोलाइड करेगी, पहले वो डिफॉर्म होती है, फिर धीरे धीरे दूर होके रिफॉर्म होती है। जैसे स्प्रिंग नहीं होती, स्प्रिंग दबती है, फिर वापस छोड़ो तो वापस बाहर निकल जाती है। हर एक मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, सेम स्प्रिंग जैसी। स्प्रिंग जितनी नहीं होती है, पर वैसे डिफॉर्म होकर रिफॉर्म हो जाती है हमेशा हर चीज। तो कोलिजन के दो हिस्से होते हैं। पूरे कोलिजन में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। पूरे कोलिजन में क्या होता है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जो भी फोर्सेस होंगे वो इंटरनल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कोलिजन के लिए देयर इज नो कॉन्टैक्ट नेसेसरी, नो कॉन्टैक्ट नेसेसरी। जैसे दो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास में आ रहे हैं तो भी कोलिजन हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, दो पॉजिटिव कभी एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं आ सकते, बहुत पास आके फिर भाग जाएंगे, रिपल्जन इतना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बहुत बार कोलिजन में कांटेक्ट जरूरी नहीं होता। जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबके कोलिजन होते हैं, न्यूट्रॉन के कोलिजन होते हैं, अल्फा डीट के अल्फा बीटा गामा रेस निकलती हैं, वहां भी कांटेक्ट जरूरी नहीं होता। फोर्स इतना होता है आसपास में कि वो अपने आप ही कोलिजन हो जाता है। ठीक है, तो कांटेक्ट नेसेसरी नहीं होता। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। एनर्जी की कोई गारंटी नहीं है, कंजर्व हो भी सकती है, कंजर्व नहीं भी हो सकती है। ठीक है, पर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, m1u1 प्लस m1v1, m2u2 m1v1 प्लस m2v2। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। सिंपल सी बात। थ्योरेटिकल पॉइंट सारे लिखे हैं एक जगह पर बेटा।
Collision is an interaction in which there is external force is always zero. External force is always zero, but large amount of internal force appear for small time. Physical contact is not necessary. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और न्यूक्लियस के कोलिजन में फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता. मोमेंटम ऑफ टोटल मोमेंटम सिस्टम इज कंजर्व्ड इन हर टाइप का कोलिजन. एनर्जी ऑफ सिस्टम में नॉट बी कंजर्व्ड. कंजर्व होता है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में. क्या होता है भी पढ़ेंगे बेटा. सारे पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं. क्लियर है बच्चे बात. बच्चे बताओ. तनुश्री बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ. इतना नेगेटिव क्यों हो रही है. पढ़ाई पे ध्यान लगाओ. बताओ बेटा. क्लियर है. बेसिक बेसिक बात है. अब कोलिजन्स को हम तोड़ेंगे 3 टाइप के कोलिजन्स में. पहला होता है इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन को ही हम लोग परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं ना. तो इलास्टिक बोलो या परफेक्टली इलास्टिक बोलो सेम थिंग है. कोई फर्क नहीं पड़ता. इलास्टिक परफेक्ट ही होते हैं. फिर होते हैं इन इलास्टिक कोलिजन. और लास्ट में आते हैं हमारे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. तो 3 टाइप से हम कोलिजन्स को तोड़ते हैं. इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है. इलास्टिक परफेक्टली होता है. इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक सब में डिपेंडेंसी होती है कि कितना रिस्टोर हुआ है इसके ऊपर. देखो हर कोलिजन में क्या होगा. ठीक है. ये 2 m1 m2 है. स्पीड से आया u1 और u2 से. कोलिजन के टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चा. ये इस तरीके से एक साथ भिड़ चुके होंगे. अगर ये वापस पूरा रिस्टोर हो गए तो इसको बोलते हैं क्या बेटा हम लोग परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन. अगर ये वापस पूरा रिस्टोर नहीं हो पाए लेट अस से ये m1 थोड़ा सा ऐसा रह गया और m2 थोड़ा सा ऐसा रह गया. v1 v2 पूरा रिस्टोर नहीं हो पाए. और थर्ड होते हैं जिसमें कुछ रिस्टोर ही नहीं हो पाए. अब दोनों ये अब से ये दोनों साथ में चलेंगे VCM से. तो किस टाइप का कोलिजन है डिपेंड करता है कितना रिस्टोर हो पाए. जहां रिस्टोरेशन इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन होता है. जितना डिफॉर्म हुआ था पूरा 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 रिस्टोर हो जाए इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन्स. इलास्टिक कोलिजन्स इसमें एनर्जी कंजर्व हो जाती है. एनर्जी कंजर्व हो जाती है. ठीक है. अब रिस्टोरेशन क्या हो जाए कम हो. लेस देन डिफॉर्मेशन. पूरा रिस्टोर नहीं हो पाया. थोड़ा बहुत ही हो पाया. पूरा नहीं हो पाया. इसको बोलते हैं क्या इन इलास्टिक कोलिजन. इसमें क्या होता है एनर्जी लॉस होता है इसमें. और जीरो रिस्टोरेशन. रिस्टोर जितना फटा फट के वैसा ही रहेगा. रिफॉर्मेशन हो जाए जीरो. हो ही नहीं बिल्कुल भी. इसको बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक. इनइलास्टिक कोलिजन. इसमें लॉस एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो जाता है. मैक्सिमम एनर्जी का लॉस इसमें ही होता है. इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो चिपक जाते हैं. ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर. तो जब भी लिखा हो साथ में टुगेदर हो गए हैं ऑब्जेक्ट. अब जीवन भर तुम 7 जन्मों तक साथ रहोगे. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन.
हमेशा साथ रहना, अब चिपक गया भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें फाइनल स्पीड जो होती है, फाइनल स्पीड होती है, क्योंकि साथ चिपक गए, VCM के बराबर आ जाती है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब ये चिपक गए, अब ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब ये क्लियर है बच्चे बात? चलो मैं लाइव दिखा देता हूं, मैंने बुक का मारा, अब ये ऐसा, अब ये पूरा नॉर्मल हो गया। ये क्या है? इलास्टिक कोलिजन, सब कुछ पूरा पूरा नॉर्मल हो जाए। अब ये ऐसा हुआ और थोड़ा सा ठीक हो गया, पर हल्का सा अभी भी टेढ़ा है, पूरा ठीक नहीं हो पा रहा, हल्का सा टेढ़ा रह गया है, ये है इनलास्टिक। और अब ये मेरा ऐसा ही रहेगा, अब ये सही नहीं हो सकता, अब ये ऐसा ही चलने वाला है, पूरा बिगड़ चुका है, ये स्टिक हो चुके हैं, बिल्कुल एक दूसरे में घुस चुके हैं, अब ये सही नहीं हो सकता। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। क्लियर है बच्चे बात? इनइलास्टिक कोलिजन को प्लास्टिक कोलिजन नहीं बेटा, प्लास्टिक इज अ डिफरेंट वर्ड। हम अगला चैप्टर सॉलिड्स पढ़ेंगे, उसमें हम सीखेंगे प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। नहीं, हमारी स्किन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, मेरे एग्जांपल से होता। रियल लाइफ में कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ना होने के चांसेस या इलास्टिक होने के ना बराबर चांसेस है। मैं ऐसे मार रहा हूं ना तो मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, पता है, यहाँ पे मैंने ऐसा करा तो वो हाल पूरा रिफॉर्म नहीं हो पाता है। बाद में अपने सेल जो है वो रिपेयर कर देते हैं, पर उस टाइम पे पूरा रिफॉर्म नहीं हो पाता। बायोलॉजी हमारी ऐसी है कि रिपेयर हो जाती है चीजें। आया बेटा बात समझ में आई? क्लियर क्लियर, सिंपल सिंपल बात है, टफ नहीं है। अगली चीज है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। इसको ई से लिखते हैं ई। ई के दो फॉर्मूले होते हैं। ई होता है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। पहले चीज ये समझते हैं, व्हाट इज दिस, समझते हैं। देखो बेटा, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, तीनों को समझते हैं, ध्यान से देखना। इलास्टिक में क्या होता है, आप हम ग्राफ बनाएंगे फोर्स टाइम का, तो स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसे ऊपर आएगा, जैसे ऊपर आया था वैसा ही नीचे चला जाएगा। ये होगा इलास्टिक कोलिजन। ये क्या है? डिफॉर्मेशन, फिर है रिफॉर्मेशन। तो जितना डिफॉर्मेशन उतना ही रिफॉर्म, पूरा नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें रिफॉर्मेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और परफेक्टली इलास्टिक में रिफॉर्मेशन 0 हो जाता है, हमने पढ़ा अभी। ई की वैल्यू क्या होती है? रिफॉर्मेशन बाय डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि पूरा रिकवर हो जाता है। इसमें रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन ये होगा <1, पूरा रिकवर नहीं हो पाता। और इसमें क्या हो जाएगा? रिफॉर्मेशन बाय डिफॉर्मेशन हो जाएगा E0, कुछ रिकवर नहीं हुआ। तो ये तीन तरीके से हम पढ़ते हैं इंपल्स के फॉर्मेट में। क्या कि जितना ये इंपल्स क्या दिखाती है, कैसे फोर्स बढ़ रहा है। तो जब कोलिजन होते स्टार्टिंग में फोर्स 0, जैसे जैसे कोलिजन होगा फोर्स बढ़ेगा, और जब वापस अलग हो जाएंगे फोर्स फिर से 0 हो जाएगा। तो फोर्स बढ़ा, इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो इंपल्स होता है, ठीक है। आपको वैसे पढ़ाया था मैंने, FT ग्राफ का जो एरिया होता है उसी को हम लोग इंपल्स बोलते हैं।
इम्पल्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है ना। तो सिंपल कंसेप्ट है, क्या हो जाता है इलास्टिक में जितना डिफॉर्म होगा, ये डिफॉर्म हो रहा है, जितना डिफॉर्म हुआ उतना ही पूरा का पूरा रिफॉर्म हो गया। इसमें रिफॉर्म पूरा नहीं हुआ, लास्ट वाले में तो रिफॉर्मेशन जीरो है, हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, रिफॉर्मेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन जितना टूटा उतना वापस सही हो गया। E1 वापस वाला इतना नहीं हो पाया, E लेस देन 1 और E बराबर 0, परफेक्टली इनलास्टिक। तो E की वैल्यू यहां से डिसाइड होती है 1 2 या 1 होगी, 0 होगी या लेस देन 1 होगी। क्लियर है बच्चों, बताओ बात समझ में आया। अरे सबसे बड़ा तनुश्री एक बताओ, सबसे बड़ा कारण नीट ना निकालने का डर होता है। एग्जाम सिंपल होती है, कभी कभी पेपर टफ आता है, तो सबके लिए टफ आता है। ठीक है, सबसे बड़ा कारण नीट ना निकालने का प्रिपरेशन ना होना नहीं होता, सबसे बड़ा कारण होता है डर। और उस डर को मैं सही नहीं कर सकता, ना दुनिया में कोई सही कर सकता है। ठीक है, तुम किसी चीज से डर के बैठ गए हो, अब तुम उसके लिए 10 साल 20 साल 30 साल भी बैठ जाओगे, तुम एग्जाम नहीं निकल पाओगे, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज होती है। डर के कारण ही एग्जाम नहीं निकल पाती, डर सबसे बड़ा घातक चीज होती है। तुम डरे हुए हो, तुम नहीं कर पाओगे। तुम नहीं डरे हुए हो तो तुम कर लोगे चीजें, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, पर तुम डरे हुए हो तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो डर से थोड़ा बच के रहो, डर इज नॉट अ गुड थिंग, कोई सी भी एग्जाम क्लियर करना हो, है ना। नर्वसनेस डर जो होता है, उसमें जो चीजें आती है वो भी नहीं बन पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलो, डर के आगे जीत हो या ना हो यूसुफ, डर के आगे नीट जरूर है। ठीक है, डर के कारण, जैसे इस साल का नीट का पेपर वॉज द, मैं मजाक नहीं कर रहा, सबसे टफ पेपर था आज तक जो आया है, पर सिलेक्शन के लिए सबसे आसान पेपर था। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम फिजिक्स जाए भाड़ में, तुम अगर बायो और केमिस्ट्री में तुम नंबर लिए थे, तुम लेट से इस बार की नीट की मैं बात करूं, है ना, अगर तुम 350 नंबर लिए थे बायो में, ठीक है, तुम सिर्फ बायो और केमिस्ट्री की बात कर लो, और 350 तुम बायो में लिया है, और तुम लेट से 160 165 तुम लिया इसमें केमिस्ट्री में, 515 नंबर तुम्हारे सिर्फ किसके हो गए, बायो और केमिस्ट्री के मिलाकर हो गए। फिजिक्स में बेकार परफॉर्म कर आए तुम लोग, 100 नंबर भी लेकर आ गए, बहुत बड़ी बात। घटिया 100 नंबर का तो इजी पेपर था फिजिक्स का, 615 पे तुम्हारा सिलेक्शन, इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता तुमको। डू यू अंडरस्टैंड? तो पेपर टफ था, अपॉर्चुनिटी भी बड़ी थी, पर नर्वसनेस ने मार दिया। नर्वसनेस में देखा पहला क्वेश्चन टफ है वो, उसके बाद आगे सॉल्व नहीं करा और फिर बैठे रह गए। तो ये चीज तुम्हें परेशान करती है, 10 बार परेशान करेगी, एग्जाम में भी परेशान होगे। ठीक है, तो नर्वसनेस तुम्हें मार देती है हमेशा। आसान पेपर सबके लिए आसान होता है, भगवान से दुआ करो इस बार का पेपर बहुत टफ है। जितना टफ पेपर होता है उतना सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लास बेटे 10:45 तक चलेगी, ठीक है। सिंगल क्लास ले रहे हैं, सुबह शाम नहीं ले रहे, सिंगल क्लास लंबी होगी, 2 घंटे पूरे चलेगी। ठीक है, चलो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या होता है बेटा? ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। जैसे m1 आ रहा है स्पीड u1 से, m2 गया स्पीड u2 से, बम चिकी बम बम चिकी बम बम चिकी 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 ई, कोलिजन हो गया, गुलू 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 हो गया कोलिजन, m1 v1 m2 v2 से गया। इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये होती है v2 माइनस v1, और इसकी होती है u1 माइनस u2। हमेशा u1 u2 से ज्यादा होगा, अगर u2 ज्यादा होगा तो कोलिजन हो ही नहीं पाएगा, ये आगे भाग जाएगा, तो u1 ही ज्यादा होना चाहिए। और टक्कर के बाद हमेशा v2 ज्यादा हो जाता है, टक्कर पड़ी तो बाद वाला तेज जाएगा। ठीक है, किसी की गाड़ी के भी टक्कर मारो तो गाड़ी तेज आगे भागती है ना, मार के मत चेक करना, बता रहा हूं मान लो। या तुमने कभी कोई स्नूकर या बिलियर्ड्स या अंटी वंटी या कैरम वैरम कोई सा भी गेम खेला हो तो तुम्हें समझ में आता होगा, पहले जो पीछे से धक्का देता है उसकी स्पीड तेज होती है, कोलिजन होता है टक आ जाती है, उसके बाद जो आगे वाला होता है उसकी स्पीड तेज हो जाती है, नॉर्मल चीज तुमने पढ़ी है। ठीक है, बस। तो ई क्या होता है, जाने, सिंपल टर्म्स में बोलूं ई की वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी
या v रिलेटिव आफ्टर कोलिजन अपॉन v रिलेटिव बिफोर कोलिजन। सिंपल चीज होती है। अब हम कुछ क्वेश्चनों में ई निकालेंगे, ठीक है। वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई इन वेरियस क्वेश्चंस। पहला एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर। जब भी स्टिक टुगेदर होता है, हमने पढ़ा कौन सा कोलिजन होता है। देखो हमने सब एग्जांपल सब डिटेल में देखे। लिखा है कहीं पे स्टिक टुगेदर? यस लिखा है स्टिक टुगेदर। साथ में चिपक गए, कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन, अब आपको ई निकालना है। देखो ई, यहां रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बताओ? 10 है। यहां रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे आने की 10 है। ई क्या हो जाएगा? जाने के रिलेटिव अपॉन आने के रिलेटिव, ई क्या हो गया? 1। सिंपल सोबर सॉल्विंग है, ठीक है। जाने के रिलेटिव अपॉन आने के रिलेटिव। अगला सवाल, ई की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी इसमें? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1। 30 सेकेंड्स बताइए क्या होगा आंसर। ई क्या होगा? बताओ। ए, क्योंकि यहां रिलेटिव क्या हो गए? 0, यहां हो गए 50। जाने के रिलेटिव अपॉन पहले के रिलेटिव 0। ठीक है। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद इक्वल मास। अब हम स्पेशल केसेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर इन दोनों का मास बराबर होता है, ये मास है, स्पीड आया u1 से, और इसका भी मास है, स्पीड आया u2 से। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी सेम होती है बेटा, तो m1 की स्पीड हो जाएगी u2 और m2 की स्पीड हो जाएगी u1। हेड ऑन कोलिजन मतलब एकदम एक के ऊपर एक छत से पड़ा। आगे जाके हम पढ़ेंगे एक और टाइप का कोलिजन होता है ऑब्लिक, उसमें से टेढ़ा मेढ़ा पड़ता है। ये हेड ऑन कोलिजन है। तो क्या होगा जब सेम मास होंगे, इलास्टिक ई बराबर 1, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो क्या होगा इसमें? देखो रिलेटिव क्या है? u2 माइनस u1, u1 माइनस u2 सेम यहाँ पे रिलेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन फॉलो होती है। पहला, ई बराबर 1 होना चाहिए। दूसरा, मास इक्वल होने चाहिए। तीसरा, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन मतलब ऐसा होता है कि एक के पीछे एक आके पड़ना चाहिए, एग्जैक्ट सेम ऐसा पड़, ऐसा नहीं चलेगा कि ये कुछ ऐसा टेढ़ा आके पड़ गया तो ये दोनों ऐसे अलग अलग निकल गए। उस टाइप का टेढ़ा वाला शॉट नहीं, डायरेक्ट वाला शॉट, एकदम हेड ऑन, सर से सर टकरा रहा है। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। 3 कंडीशंस जब होती है तब ही वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, इलास्टिक होना चाहिए तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, सेम मास होने चाहिए और हेड ऑन होना चाहिए तो वेलोसिटी एक्सचेंज। u1 मिल गई इसको, u2 मिल गई इसको। चलो सवाल देखें। 30-20 से आया, ई बराबर 1 है। बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल बताओ। आंसर ए था। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हेड ऑन है, मास बराबर है, 30-20 एक्सचेंज, इसको मिल जाएगी 30, इधर हो जाएगी 20, 20-30 एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, इजी है, डायरेक्ट खत्म।
सवाल ही खत्म हो गए। देखो एकदम इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब m आया, ये रेस्ट पर है, u 0 है, एक्सचेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा रेस्ट पे, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इंटीजर टाइप 30 सेकेंड्स। बताओ e बराबर 1, बताओ क्या हो जाएगी। एकदम इजी सवाल, बताओ। ओ स्टॉप कर देता हूँ, पोल यहाँ पे, स्पीड तो दी नहीं, यू ही रहनी चाहिए। अरे यार सबका गलत है, तो पोल में काउंट ही नहीं हुआ ये, ठीक है। इसकी स्पीड जो भी यू होगी वो इसकी स्पीड हो जाएगी, यू की। इसकी स्पीड 20, इसकी स्पीड 40, टक्कर हुई e बराबर 1। बताओ इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। मान लो इसकी स्पीड हो गई v1, इसकी स्पीड हो गई v2, ठीक है। a b c d, तो v1 और v2 की वैल्यू बतानी है, 20 40 या 40 20, या दोनों की एकदम मिडिल में 30 30 कर दो, या नन। बताओ क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड्स। सिंपल है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, खत्म सवाल। देखो E बराबर 1 है, हेड ऑन है और दोनों मास सेम है, तीनों कंडीशन अप्लाइड है ना। तो सिंपल है, एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी, यहाँ क्या हो जाएगी 40 और यहाँ हो जाएगी 20, शाबाश। तो 40 और 20 हो जाएगा, सिंपल सवाल, इजी, ठीक है। तो ये सवाल इजीली हो जाते हैं, मतलब इन सवालों में इतना प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, इजी है, यस। शाबाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 20 नहीं होगा, यहां पे देयर विल बी नो कोलिजन, बंदरो। आंसर होगा डी, नन। बेटा ये तेज जा रहा है, ये स्लो आ रहा है, टक्कर कैसे होगी, ये आगे आएगा, ये तो भाग जाएगा ना। टक्कर तब होती है जब पीछे वाले की स्पीड तेज होती है। भाई तू समझ, लैम्बोर्गिनी के पीछे तूने लगा दी बैलगाड़ी, है, लैम्बोर्गिनी बैलगाड़ी ठोक पाएगी, नहीं ठोक पाएगी। पीछे वाला जो है वो टक्कर ही नहीं मार पाएगा ना भैया, टक्कर कैसे मारेगा, आगे वाले की स्पीड तेज है। दिमाग भी लगाओ, दिमाग, नो कोलिजन, नन। ले भैया, सबने गलती कर दी, ठीक है। बी आंसर, बंदरों। हाँ यस, अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी कोलिजन हो, वरना कोलिजन हो ही नहीं सकता। हाँ खुल गई इस क्वेश्चन से नींद सबकी, वेरी गुड, शाबाश। 50 10 2m 2m e बराबर 1, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इधर कुछ, इसकी इधर हो जाएगी 10, इसकी उधर हो जाएगी 50, एक्सचेंज, टक टक, ई बराबर 1, सेम मास हेड ऑन, टक्कर हुई, अलग अलग चले, एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। चलो अब ई बराबर 1/2, अब एक्सचेंज नहीं होगी, अब प्रॉपर सॉल्विंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो एक दो पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्विंग कोलिजन क्वेश्चंस। ये मास है m, ये स्पीड से आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको कर लो 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी मास ले लो, इसका मास ले लो 2m, चलो स्पीड कर लो 10 मीटर पर सेकेंड, ई बराबर 1, एक्सचेंज नहीं होगी, सेम मास नहीं है, टक्कर होगी, हाँ होगी, m की स्पीड v1,
टू एम की स्पीड v2, v1 v2 निकालना है। मैं सिखाता हूं कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, आराम से देखना होता है। देखो फटाफट से देखो, यहां रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, कितनी आ रही है 10, यहां क्या होगी v2 माइनस v1, ई क्या है 1, दोनों बराबर होना चाहिए, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10, v2 बराबर है 10 प्लस v1। तो इसकी स्पीड है अगर v, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 प्लस v, ठीक है। तब से हमेशा हर क्वेश्चन में पहली स्टेप यही होगी, ई से एक तरफ की होता है दूसरी तरफ की निकाल देंगे, 1 है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, ये 10 है तो इधर भी 10 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। हमेशा यही सिस्टम होता है, हमेशा यही इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो फिर लगा देंगे बैलेंसिंग ऑफ मोमेंटम, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 m2v2 इज mv प्लस 2m इंटू 10 प्लस m कट जाएगा, 20 प्लस 20 इज v प्लस 20 प्लस 2v, एक 20 20 काटो, 20 बराबर 3v, v बराबर 20/3, आंसर आ गया v1 का। v2 कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ लो, 50/3, आंसर आ गया। ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, बताओ कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। ये जनरल तरीका होता है सारे कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने का, सब कोलिजन के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। सर ये 30/3 नहीं हो बेटे, प्लस 10 एलसीएम लोगे 30 ऊपर ऐड हो जाएगा, है ना। चलो सेम सवाल करें अब इसमें, ई बराबर 1/2, लेकिन कैसे सॉल्व होगा, 1/2 जाने के रिलेटिव, v2 माइनस, इसको v मान लेते हैं, इसको v2 माइनस v अपॉन, ये तो 10 ही है रिलेटिव, 10/2 कट के 5 आ जाएगा, v2 बराबर आ जाएगा 5 प्लस v या v प्लस 5, ठीक है। बाकी सेम टू सेम, मोमेंटम बैलेंस कर दो फिर वापस से, m इंटू 20 प्लस 2m इंटू 20 इंटू 10 इज इक्वल टू mv प्लस 2m इंटू v प्लस 5, m काट दो, 20 प्लस 20 इज v प्लस 2v प्लस 10, 3v प्लस 10 इज इक्वल टू 40, इधर जाएगा 30 बराबर 3v, v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, v1, v2 कितना आ जाएगा प्लस 5, 15 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कैसे सवाल होते सारे, दीज आर वेरी फास्ट क्वेश्चंस। 50 कैसे आया बेटा, नीले में बहुत बढ़िया सवाल है, 20/3 प्लस 10 कर बेटा, एलसीएम आएगा। अगली बार सेम सवाल मत पूछना बेटा, है ना, एक बार पूछा बता दिया, अगली बार सेम मत पूछना, ठीक है। थोड़ा सा इस चीजों को अब ये माइंड में करने का डालो, है ना। अगर अपन इतना बेसिक मैथ्स भी माइंड में नहीं कर पा रहे हैं तो अपन नीट को भूल जाए, ठीक है, सही बात नहीं है फिर। चलो एक और सवाल, ई की वैल्यू कर दी मैंने 1/5, चलो सॉल्व करके बताओ फाइनली v1 कितना आएगा।
सॉल्व करके बताइए, आप लोग बताएंगे v1 कितना आएगा। मैं माइंड में सॉल्व करूँ, वो माइंड में कैसे सॉल्व होता है। रिलेटिव 10 ये 1/5, तो 10 1/5 ये बाई 10 कट के 2 आ जाएगा, 2 ये वी प्लस 2 हो जाएगा, माइंड में सॉल्व हो जाता है, v और v प्लस 2 हो जाएगा। ये 10 टू 20 बराबर mv प्लस 2 इंटू v प्लस 2। क्या है v1 की वैल्यू बताओ। These are all समथिंग जो माइंड में हो जाना चाहिए। इतना लास्ट में एक आध लाइन लिखनी पड़ती है, आंसर आ जाता है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन 10 सेकंड से भी कम टाइम लेता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। चलो देखें कितना 10 है, यहाँ v2 माइनस वी है, या v2 माइनस वी बोल लो, ठीक है। 1/5 इस v2 माइनस वी अपॉन में 10, 5 से कटेगा 2 इधर जाएगा, v2 बराबर v प्लस 2 हो जाएगा। अब बैलेंसिंग कर दो, m इंटू 20 प्लस 2m इंटू 10 इज इक्वल टू m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी प्लस 2। m काटो, 20 प्लस 20 40 इज v प्लस 2v प्लस 4। 3v बराबर 40 माइनस 4 करो 16, वी सॉरी 16 के 40 माइनस 4 करो कितना हो जाएगा 36, तो v आ जाएगा 36/3, काटो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। v आ जाएगा v2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चे पार्टी? गुड, कर पा रहे हो, वेरी गुड। आखिरी इस टाइप का सवाल इस टाइप में स्पेसिफिकली ले लेते हैं। ई कर दिया 0, कंप्लीटली इलास्टिक, ई बराबर 0। तो यहाँ ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, स्पीड हो जाएगी दोनों की वी, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या वीसीएम जिसको डायरेक्ट बोल देते हैं, इन इलास्टिक में वीसीएम हो जाती है, वीसीएम m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, m इंटू 20 प्लस 2m इंटू 10 अपॉन में टोटल 3m। स्टिक टुगेदर हो जाएगा ना, सेम वेलोसिटी स्टिक। वीसीएम कितनी आ जाएगी बेटा, काट दो, 20 प्लस 20 अपॉन में 3, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी 40/3। v1 v2 दोनों बराबर आएंगे 40/3 के। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, वेलोसिटी बराबर वीसीएम हो जाती है। झड़ले से आंसर, वेरी गुड कविता, शाबाश। तो ऐसे फटाफट से आंसर आ जाता है निकल के। v2 माइनस वी बाई 10 कैसे आया, देखो ई का मतलब ये होता है ना, इधर की रिलेटिव अपॉन इधर की रिलेटिव, इधर की रिलेटिव कितनी है पहले की 10 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बेसिकली कोलिजन के बाद की रिलेटिव अपॉन कोलिजन की इनिशियल की रिलेटिव। इनिशियल रिलेटिव देखो ना कितना इनमें डिफरेंस 10 का। आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना नहीं आता तो सीखो बेटा, जब भी कोई दो चीजें इधर स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलते हैं स्पीड से v1 v2 से, तो v रिलेटिव हो जाता है v2 माइनस v1, ठीक है। वहीं पे अगर ये सेम डायरेक्शन में आते हैं तो v रिलेटिव की वैल्यू आती है v1 प्लस v2। हमने रिलेटिव मोशन आराम से पढ़ा है प्रोजेक्टाइल के आखिरी के 2 लेक्चर्स में। क्लियर है बच्चों? तो रिलेटिव अगर आप भूल गए हो तो एक क्विक रिवीजन आपके लिए, कैसे निकालते हैं। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन या तो ऐसा ऐसा हो या ऐसा भी अपोजिट हो, इनमें रिलेटिव ऐड हो जाता है। अगला सवाल है v1 और v2 बताइए कितना। यहाँ रिलेटिव कितना हो रहा है
10 मत बोल देना, दिमाग लगाओ, है ना, रिलेटिव सिखाया है अभी जस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में। V1 V2 की वैल्यू A B C D, 20 और 30, 25 25, 12.5 और 25, या 12.5 ले लो और 37.5 ले लो। ABCD क्या आंसर होगा? वेरी गुड, रिलेटिव सही निकाला है आपने। बताइए क्या होगा आंसर इसका? ABCD कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, सोच के बताइए। देखो रिलेटिव हो गई 50, इधर हो गई V2 अपॉन V, सॉरी V, इधर रिलेटिव हो जाएगी V2 माइनस V, 1/2 इस E, V2 माइनस V अपॉन में रिलेटिव हो जाएगी 50 हो जाएगी, देखना है ना, सेम डायरेक्शन में 50 होगी रिलेटिव, 50/2 25, V2 बराबर V प्लस 25। अब मोमेंटम बैलेंस कर दो, M इंटू 30 माइनस M इंटू 20, अपोजिट है, मोमेंटम में माइनस आएगा, इज इक्वल टू M इंटू V, और ये क्या है V, ये है V और ये है V प्लस 25 है ना, M इंटू V प्लस 25, M कट जाएगा, 30 में 10 इज इक्वल टू V 2V प्लस 25, 2V आ जाएगा 10 माइनस 25 माइनस 15, ये आएगा माइनस 7.5 मीटर पर सेकेंड। चारों ऑप्शन गलत है। V2 आ जाएगा कितना, माइनस 7.5 में 25 ऐड करो तो 7.5 और 25, ठीक है, तो 5 - 20 माइनस 7.5 माइनस 2.5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 17.5 शायद। ट्वेंटी माइनस 2.5 17.5, ठीक है, आया समझ में बच्चों, क्लियर हुआ? बड़े सवाल है, याद रखना मोमेंटम बैलेंस जब करेंगे तो उसमें डायरेक्शन देखना होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है, तो ये M इंटू 30 ये माइनस M इंटू 20 होगा, वेलोसिटी माइनस 20 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये प्लस मत कर देना, वरना तुम्हारा आंसर D आ जाएगा जो कि गलत हो। तो ये वाला भैया इधर जाएंगे 7.5 से, और ये वाला भाई इधर जाएगा 17.5 से। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक बेसिक गलतियां करते हैं, इसलिए तो सारे सवाल करवा रहे, ताकि ये बेसिक गलतियां अभी कर लो, एग्जाम में ना करो। तनुश्री आया समझ में बच्चा? E बराबर 0 30 20, फटाफट बताओ फाइनल स्पीड क्या होगी? सेम ही होगी दोनों की, E बराबर 0 है तो स्ट्रिक्ट टूगेदर है, कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी?
इंटीजर टाइप 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स। चलो बताइए क्या होगा आंसर। नहीं, गलत है बेटा, ई बराबर 0 है, 1 नहीं है, एक्सचेंज नहीं होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक है, 0 स्पीड सेम सेम आ जाएगी। ऐसे बैलेंस करो, m इंटू 30 प्लस m इंटू 20 इज mv प्लस mv, 50 बराबर 2v, v कितनी आ जाएगी 25, दोनों की सेम। या डायरेक्ट आप VCM से भी निकाल सकते थे, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, कंप्लीटली इनइलास्टिक है ना, स्टिक टुगेदर हो जाएंगे दोनों, दोनों VCM से चलेंगे। m इंटू 30 प्लस m इंटू 20 अपॉन में m प्लस m 2m, 50/2 25। इसमें क्या होगा, स्पीड से आ जाएगी सेम सेम 25 25। ठीक है, याद रखो बेसिक से आया बेटा, दोनों से निकालो 25 आंसर आएगा, सिंपल सवाल है। चलो लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रहेगा, एक दो क्वेश्चन और रहेंगे आज के, फिर आज छुट्टी करके कल खत्म करते हैं चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि अब हैवी चीजें आने वाली है। कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, 2m आया u से, 3m है रेस्ट पर, 2m की स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, e बराबर 0, स्टिक टुगेदर, VCM से निकाल लो, 2m इंटू यू प्लस 3m इंटू 0 अपॉन टोटल 5m, 0 है ये तो, mm कट गया, 2u बाय, दोनों की स्पीड हो जाएगी 2u बाय 5, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, 30-40 ई बराबर 0। अब इसमें कितनी होगी स्पीड, देखो फिर, देखो ध्यान से देखो, वही सिंपल सिंपल सवाल है, स्टिक टुगेदर हो जाएगा, VCM m इंटू 30 माइनस m इंटू 40, m1u1 m2u2 माइनस में है, अपॉन में 2m, VCM क्या जाएगा 30 माइनस 40/2 माइनस 10/2 माइनस 5, तो दोनों इधर चलेंगे 5, स्ट्रिक्ट हो गया था एक साथ, 2m होके इधर 5 से जाएंगे। ठीक है, साथ में टक्कर हो गई, इस तरीके से जाएंगे। जल्दी बताइए, अब एक और सवाल सिंपल सा, m इधर आ रहा है 40 से, और एक m इधर जा रहा है 30 से, नहीं, m इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा m इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, e बराबर 0, बताओ फाइनल और mm, इसका मास 2m कर दो, थोड़ा टफ हो जाएगा सवाल, बताइए स्पीड v1 और v2 कितना होगा, सेम ही आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, है ना, m इंटू 5 और 2m इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 5 15 अपॉन 3 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए बी सी डी, 5 स्पीड हो जाएगी दोनों की, दोनों की 10 हो जाएगी, बीच में 7.5 कर लो, दोनों का एवरेज आउट मार लो या नन कर दो, बताओ क्या होगी स्पीड इसमें, 30 सेकेंड्स। आगे सिंपल सवाल है, m1u1 m2u2 अपॉन 3m, टोटल मास 5 और 5 प्लस 20/3 25/3, आंसर कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है, जो कि गलत है, इसमें क्या होगा नन, क्योंकि नो कोलिजन, कोलिजन हो ही नहीं सकता,
ये ऑप्शन भी नहीं आता, फिर भी कोलिजन नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है बच्चा? कोलिजन पॉसिबल नहीं है इस केस में। गुड। अगला एम कोलाइड्स इज अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m। यू से आ रहा था, 4m रेस्ट पे था, टक्कर हुई, लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ये आ गया रेस्ट पे, 4m की स्पीड हो जाएगी कुछ भी, ठीक है। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लाइटर ब्लॉक v है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए। मोमेंटम बैलेंस कर लो, m इंटू यू, ये जीरो है, ये जीरो है, बराबर 4m इंटू वी, v बराबर u बाय 4। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, सी या ई जिसको बोलते हैं लोग, जाने के रिलेटिव और आने के रिलेटिव, क्या जाएगा वैल्यू 1/4, 0.25। तो सवाल वही सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। पोल अपडेट कर दे, आंसर रेडी। गुड। तो दो क्वेश्चन अब आपके होमवर्क है, देखो ये सवाल 2016 में, 1998 में, 1994, 1991 4 बार सेम सवाल आया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, तक ना BNA पूछा है, कल डिस्कस करेंगे इसको, इसको भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना आज करते हैं, कल ये चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इनफाइनाइट कोलिजन, बॉल बाउंसिंग वगैरह सारे केसेस हम कल देखेंगे। आज हो गया सफिशिएंट है, ठीक है। आज इतना करते हैं, होमवर्क है अगेन टारगेट 2 अचीव करिए आज के सवाल में भी। मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन आज बहुत सारे नहीं करवाए, थियरी बहुत सारी थी, ठीक है। तो अच्छे से अचीव करिए टारगेट 2 को, हो जाएगा, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। समझ में आया? वेरी गुड। कविता ने आज काफी फास्ट फास्ट भी आंसर दिए, वेरी गुड बेटा। रोनोरा जोरो, बहुत बढ़िया बेटा, तुम तलवारें ढूंढते रहो तुम्हारी, है मुंह में तलवार लेके क्यों घूमते हो, इतना गंदी बात होती है, जीभ कट जाएगी तुम्हारी। जीभ चल रही है, पेन नहीं चल रहा, किसको आंसर लाओ। ऋतु, द्विज, रोश्मिता, रूबी, ऐश्वर्या, गौरी, जराना, आसमा, बधाई हो बच्चों। समझ में आया पूरा लेक्चर? बताइए क्लियर हुआ यस या नो, जल्दी जल्दी बताओ। इजी थी क्लास? टारगेट बेटा ये होता है, टारगेट 0 अभी सब कमेंट करते हैं क्लास खत्म होते ही, इसके बाद एक बार आपको करना होता है शाम आज की क्लास में वापस से, उसे बोलते हैं हम लोग टारगेट 1, और कल की क्लास के पहले एक बार सुबह जल्दी उठ के 8 बजे वापस से क्वेश्चन करने होते हैं, उसे बोलते हैं टारगेट 2। सिंपल कंसेप्ट होता है। टारगेट 0 तो अभी आपने साथ में कर लिया है, टारगेट 1 जब आप करते हो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 30 मिनट्स लगेंगे, और जब सेकेंड टाइम ये करोगे टारगेट 2 जब कल सुबह करोगे तो ये 10 मिनट से भी कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये टारगेट 2 को मेंटेन रखना रहेगा, ठीक है। जैसे ये रोटेशनल खत्म होगा वापस से सारे टारगेट रिवाइज करने होंगे। तो अब जब आपका ये 10 मिनट में होने लग जाएगा ना पूरा लेक्चर का रिवीजन, तब आप रेडी होगे नीट के लिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।